नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, आज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लग गया, ओके। लेकिन क्वालिटी कंटेंट है, आज का जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। यूपीएससी में इसके ऊपर डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस पर्सपेक्टिव, यूपी पीसीएस, एमपीएससी, एमपी पीसीएस, इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बने, क्योंकि आज का जो कंटेंट है इसमें क्वालिटी बहुत है, ओके। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगाया कि आज के आर्टिकल अच्छे हैं, आज के आर्टिकल्स अच्छे हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, ओके। सो फर्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। यूएस इज डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रम्प। देखिए, अभी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया में हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रम्प मोदी की भर तारीफें कर रहे थे, ठीक है। तारीफों के फूल कि मोदी इसमें बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ किलर, ही इज अ डेडली मैन, बेस्ट, ऐसे बोल रहे थे ट्रम्प। तो ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। साइक्लोन मोंथा, अभी हम लगातार 4 दिन से, पिछले 4 दिन से साइक्लोन मोंथा को कवर कर रहे हैं। आप मेरा पिछले 4 दिन का कोई भी आर्टिकल उठा लो, उसमें स्टार्टिंग में आपको मैं मोंथा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के साथ एक और साइक्लोन है, इसको हरिकेन्स बोलते हैं, हरिकेन्स मेलिसा है ना, शायद से मेलिसा। थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर ले, क्योंकि ये मोंथा से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में आता है। बहुत ड्रेडली है ये मेलिसा। ये क्यूबा में आया है। कहाँ पे? क्यूबा, जो अमेरिका का जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, कैरिबियन सी वगैरह, वहाँ पे आया हुआ है। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला आज का जो कंटेंट इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 500 इंडियंस इन थाई कस्टडी टू बी रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएटेड मतलब क्या होता है? वापस इंडिया भेजे जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे क्यों, ठीक है, क्यों 500 इंडियंस कैद में है वहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑल ओवर दुनिया में हमारे इंडियंस कहाँ पे कैद है, ठीक है। कहीं पे कतर में है, ठीक है, जिनको किसी को फांसी होने वाली है, ठीक है। तो टोटल देखेंगे कितने अपने इंडियंस आउट ऑफ कंट्री में डिटेंशन में है, ठीक है। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन बिल कंटेंशियस इश्यूज, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। जो अभी 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जिसमें कोई भी मिनिस्टर अगर कोई क्राइम करता है या 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसको अपना मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, या एमएलए पोस्ट से। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अ डिकेड आफ्टर पेरिस अकॉर्ड, अनस्टॉपेबल ट्रांजिशन। आज 10 साल हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट को, जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, ठीक है। हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, ठीक है। उसमें टारगेट लिए गए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिए गए कि कौन कौन सा कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट है कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। देख रहे हो आज का जो कंटेंट, इसका क्वालिटी देख रहे हो। नॉर्वे एंड इंडिया ग्रीन मैरीटाइम पार्टनर्स, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज चाइनाज कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया एंड WTO, थोड़ा WTO के बारे में जानेंगे। हाउ डू साइक्लोन फॉर्म एंड हाउ आर दे मेजर्ड, ठीक है, ये इसी में हम ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो साइक्लोन मोंथा है ना, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हाउ डू साइक्लोन फॉर्म, ये मैं आपको ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूँ कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, कॉरियोलिस फोर्स होता है, कितना वार्म ओशन का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, ये मैं ऑलरेडी आपको 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इंडियन मैरीटाइम सेक्टर हैज सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस। इंडियन मैरीटाइम सेक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अपने मैरीटाइम का गोल क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। डेवलपिंग नेशन नीड 12 टाइम्स मोर फंड्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि देखिए ये भी पेरिस एग्रीमेंट से है ना, कि पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है, वो बोलता है ग्रीन हाउस गैस को कम करो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो डेवलपिंग नेशन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपके समय में तो आपने खूब ग्रोथ कर लिया, ठीक है, हमारा समय जब ग्रोथ करने का आया, जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यंग है, तो आप बोलते हो कि एमिशन मत करो, तो हमें फंड चाहिए, आप हमें फंड दो, हम एमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल क्या है ये, साइक्लोन मोंथा ने कितनी तबाही मचाई है उसके बारे में देखेंगे।
कितनी तबाही। देखिए यहाँ पे साइक्लोन मोंथा हिट हुआ है, ये देखिए ये वाले रीजन पे, ये अपना हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन मोंथा लीव्स 2 डेड फ्लैटन्स क्रॉप इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से बहुत तबाही मचाई है साइक्लोन मोंथा ने। मोंथा का नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने। मैंने आपको 27 तारीख वाले वीडियो में नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, कि साइक्लोन के नेमिंग के प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो मैंने बताया। कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है साइक्लोन्स को नाम देने में अपने इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, मैंने ये डिस्कस किया था। तो इसको नाम किसने दिया है? मोंथा। मोंथा नाम दिया है थाईलैंड ने। किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है, ओके, मोंथा साइक्लोन, ओके। सीवियर साइक्लोन लेटर वीकेंड टू डिप्रेशन, लास्ट में कम हो गया, ओके। आंध्र प्रदेश प्राइमरी नेल्लोर रीजन में, और ये सब रीजन है कृष्णा, गुंटूर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ, ओके, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। कैजुअलिटीज 2 डेथ, अभी तक बहुत कम, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया, ये बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है, उसके बारे में देख रहे हैं। मेजर इम्पैक्ट हैवी डैमेज टू एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। तो क्या क्या डैमेज किया है? मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्या बोलता है इसको? 90 किलोमीटर आवर मछलीपट्टनम कोस्ट, ये कितना आ रहा है? 90 किलोमीटर आवर। इसके बाद वाला जो मैं साइक्लोन बताऊंगा ना, ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। कितना? 290 किलोमीटर पर आवर। कौन सा? मेलिसा। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो लैंडफॉल क्रॉस आंध्र प्रदेश एंड यनाम कोस्ट। यनाम आपको पता है ना, पुडुचेरी का पार्ट है यनाम, पता है ना, पुडुचेरी का अलग अलग यनाम है, माहे है, ओके, कराकल है। फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आफ्टर लैंडफॉल, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मूव हुआ, ओके, मतलब ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट मूव हो रहा है, देख रहे हो आप, नॉर्थ वेस्ट। वीकेंड इनटू डीप डिप्रेशन बाय 8:30 AM, ओके, वेडनेसडे एंड लेटर डिप्रेशन बाय 5:30 PM ओवर साउथ छत्तीसगढ़। मतलब जो मोंथा का इम्पैक्ट है ये आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी, अभी मैं झारखंड में हजारीबाग से शूटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है साइक्लोन मोंथा की वजह से, साइक्लोन मोंथा की वजह से हो रहा है, ठीक है, अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। सोच लो कितना बड़ा साइक्लोन हुआ है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्डेड इन द कोस्टलाइन आंध्र प्रदेश, रिजल्टिंग इन द फ्लडिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ टैंक्स एंड रिवर, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं डैमेज क्या क्या हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है मोंथा ने। तो क्रॉप अफेक्टेड, पैडी, कॉटन, मेज एंड ब्लैक ग्राम अफेक्टेड है। कितने? 87,000 हेक्टेयर्स, बहुत ज़्यादा होता है 87,000 हेक्टेयर्स। 304 मंडल्स, सब डिस्ट्रिक्ट इतने सारे 304 मंडल्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 59 हेक्टेयर्स क्रॉप फुल्ली डैमेज, टोटल डैमेज हो गया। इन शॉर्ट जो पंजाब में डैमेज हुआ था इस साल, जो फ्लड हुआ था, क्योंकि इस साल का जो रेनफॉल का पैटर्न है ये बहुत भयानक हुआ है, ठीक है, बहुत भयानक, मतलब एवरेज बोले ना तो मोर देन 50% एवरेज से ज़्यादा बारिश हुआ है इस बार अपना। और इस बार बाढ़ के जो फ्लड के सिचुएशन है बहुत एरियाज में मिलेंगे आपको, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, हर जगह आपको फ्लड के कंडीशंस मिलेंगे। तो इस बार का जो रेनफॉल है, मानसून पैटर्न है इस बार का, ये बहुत ड्रेडली था, ओके। तो देखिए फुल्ली डैमेज, पंजाब में भी बहुत डैमेज हो गया है, वहाँ पे पंजाब में भी क्रॉप से बहुत डैमेज हो गया। पैडी यहाँ पे भी कितना? 59,000 हेक्टेयर, 59 हेक्टेयर नहीं 59,000 हेक्टेयर, ओके। एस्टिमेटेड कॉस्ट 87,096 करोड़, देख रहे हो कितना है? 8796 करोड़, 8796 करोड़, 8,796 करोड़ का नुकसान हुआ है टोटल एग्रीकल्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,200 करोड़, 2,200 करोड़, यहाँ पे 8,700 करोड़, 8,796 करोड़ का नुकसान हुआ है। फार्मर सफर्ड सीवियर सेटबैक, स्टैंडिंग क्रॉप वर फ्लैटन ड्यू टू हैवी विंड्स एंड इनंडेशन, ओके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डैमेजेस हुआ है, ओके। सेवरल रूरल एंड मेन रोड डैमेज, सबमर्ज, 15 ब्रिजेस रिपोर्टेड डैमेज, कोलैप्स हो गए ब्रिजेस, ठीक है।
2294 हाउसेस पार्शली एंड फुल्ली डैमेज। ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ डिसरप्टेड, रिपेयर टीम्स डिप्लॉयड, एस्टिमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस 1424 करोड़। अब देख रहे हो कितना नुकसान हुआ है मोंथा की वजह से, साइक्लोन मोंथा। तो बेसिकली ये साइक्लोन मोंथा अभी क्यों आया है, अभी क्यों आया, ये जो आगे वाला जो मैंने ये डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैसे होता है, उसमें बात करेंगे कि अभी क्यों हुआ है। ठीक है, वाटर सप्लाई रप्चर्ड, पाइपलाइन 36,000 करोड़ वर्थ, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम अफेक्टेड। अब देख रहे हो कितना नुकसान हुआ है, सरकार का कितना नुकसान हुआ है। ये 2004 में जो सुनामी आया था उस समय तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर किया था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। ये भी कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा कर दिया नुकसान। Issued advance alert rainfall, disaster management team deployed, rescue, relief, control room activated across affected district, damage assessment team initiated survey। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने अपना एक्शन लिया। मॉक ड्रिल जो कंडक्ट करवाते थे उसमें लोगों की जान बचाई गई, रीलोकेट किया गया लोगों को। समथिंग अराउंड एक डेटा दिया है सरकार ने, 35,000 लोगों को रीलोकेट किया गया। कितना? 35,000 लोगों को रीलोकेट किया गया अपने एरिया से। ओके, नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ हरिकेन मेलिसा। हम क्या बोले, अभी हम मेलिसा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या मोंथा का बात किया, अब मेलिसा का बात करेंगे। ओके, मेलिसा देखिए कहाँ पे आया ये, हरिकेन्स मेलिसा हिट्स क्यूबा। क्यूबा कहाँ पे है, ये है क्यूबा। ये वाला जो एरिया ये कैरिबियन सी वाला, ये आपको मैप क्लियर दिख रहा है ना, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये देखिए ये है क्यूबा, ये है कैरिबियन सी वाला है। ठीक है, देख लिया आपने, तो अभी इसको इतना कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हरिकेन का कैटेगरी 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे साइक्लोन का नेमिंग वगैरह होता है IMD सिनॉप्टिक स्केल का यूज करके। ये हमारे में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट ये सब बताता है। ठीक है, यहाँ पे जो हरिकेन्स का ये होता है मैपिंग होता है, इसको कैटेगरी में डाला जाता है। अभी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर अटलांटिक हरिकेन्स यहाँ पे हुआ, देखिए मेलिसा हिट्स क्यूबा। 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था फॉर्मेशन डेट। ये जो हुआ है बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे हुआ है, मैसिव स्केल पे हुआ। कैटेगरी 5 पीक इंटेंसिटी, विंड 185 मीटर मतलब 295 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा मोंथा था कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है, 295 किलोमीटर पर हुआ। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, 9 3 जा 27, 270 मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ये खतरनाक है। कौन, मेलिसा। ओके, मेलिसा में लगभग अभी तक एज रिकॉर्डेड 36 लोगों की मौत हो चुकी है क्यूबा में। ओके, प्रेशर 892 MB, एरिया अफेक्टेड जमाइका। जमाइका कहाँ पे है, ये रहा जमाइका। मैप थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये रहा जमाइका। इसको हो गया ना, इसको साइड में करते हैं। लेट्स सी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, अभी क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो कहाँ पे, जमाइका, ये रहा जमाइका। ओके, ईस्टर्न क्यूबा, ये क्यूबा है, ये है ईस्टर्न क्यूबा। हैती, ये रहा हैती। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक। ये है ना, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका हाफ है हैती, हाफ है डोमिनिकन रिपब्लिक। बहामास, ये रहा बहामास। बरमुडा माइनर, यहाँ पे बरमुडा है। ठीक है, यहाँ पे समथिंग अराउंड बरमुडा है, जिसको आप बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हो, बरमुडा ट्रायंगल। ओके, तो ये है अफेक्टेड एरिया मेलिसा से। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फ्रॉम ट्रॉपिकल वेव्स। मेलिसा फॉर्म कैसे हो, ट्रॉपिकल वेव से फॉर्म हुआ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ओके, देखिए किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए बताऊँ, 27 डिग्री के आसपास इसका जो ओशन है जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड वार्म, हाँ ये तो वार्म हो गया, वार्म। ओके, कोरियोलिस फोर्स हो गया, वार्म ओशन करंट। ITCZ का प्रेजेंट होना चाहिए, ITCZ का प्रेजेंस होना चाहिए, लेकिन ITCZ नॉट एवरी टाइम रिक्वायर्ड।
ओके, ITCR नॉट एवरी टाइम रिक्वायर्ड। ये हो गया सोलर इंसोलेशन, मतलब इसी में आता है सोलर इंसोलेशन। वार्म ओशन करंट, ट्रेड विंड हो गया, ठीक है, ट्रेड विंड हो गया। तो ये सब कुछ कंडीशंस होते हैं, दीज आर ओनली फ्यू कंडीशंस, और भी कंडीशंस होते हैं बट दीज आर ओनली फ्यू कंडीशन जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ITCR पता है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट में, लेकिन फिर बताता हूँ। जैसे जहाँ पे सोलर इंसोलेशन, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस पे डायरेक्ट पड़ रही है सोलर सनरेज, क्योंकि अर्थ अपना क्या है 23.5 टिल्टेड है, 23.5 टिल्टेड है, ठीक है। तो जिस मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन या फिर इक्वेटर में डायरेक्ट पड़ रहा है उसको ITCZ बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो एयर प्रेशर होता है। ओके, तो ये हो गया। सी सरफेस टेम्परेचर 30 to 31 डिग्री अनयूजुअली वार्म, ये मिनिमम है, 27 डिग्री मिनिमम है। इसके नीचे रहा तो साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, इसके ऊपर रहा 27 हो गया, 28, 29, 30 तो साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है, ये मैंने मिनिमम बोला है। लो विंड शेयर 5 से 10 नॉट्स, हाई मॉइस्चर कंटेंट, मिडल ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे मैंने हाँ ट्रेड विंड लिखा है, मॉइस्चर भी होना चाहिए, ठीक है, ये मॉइस्चर भी होना चाहिए। यहीं पे एक आर्टिकल में, मतलब आज के द हिंदू में भी दिया है, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन आपको बता देगा कि क्या क्या कंडीशंस रहते हैं, साइक्लोन कैसे क्लासिफाइड होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, लेटेंट हीट, कूल्स, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। देखिए शुरुआत कैसे हुआ, जो मेलिसा था, मेलिसा हरिकेन्स, मैं एक साइक्लोन बोल रहा हूँ, एक हरिकेन्स बोल रहा हूँ। आपको तो पता है ना कि ये हरिकेन्स कहाँ पे बोला जाता है, टाइफून कहाँ बोला जाता है, विली विली कहाँ बोला जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। विली विली जो है, विली विली साउथ अफ्रीका के, नॉट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आसपास विली विली बोला जाता है। साइक्लोन का ही दूसरा नाम है सिर्फ, ठीक है, दूसरा नाम है। हमारे इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन, मैडागास्कर, अफ्रीका, तंजानिया, ये सब जो एरिया हो गया फुल अपना इंडियन ओशन, यहाँ पे साइक्लोन ही बोला जाता है। जापान में टाइफून बोला जाता है, टाइफून, ठीक है। अमेरिका जो हो गया, ठीक है, अमेरिका में हरिकेन्स बोला जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी कहाँ पे, अमेरिका में है। तो ठीक है, मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो, USA, अमेरिका। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो ये है इसका साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। लैंडफॉल इन जमैका 27 तारीख, आज है 30 तारीख। मूव टुवर्ड बहामास, आज बहामास में तबाही मचाने वाला है, लेकिन अभी ग्रेजुअली स्लो हो गया है, अभी ग्रेजुअली स्लो हो गया ड्यू टू कूलर वाटर एंड विंड शेयर। यहाँ पे क्या लिखा है, कूलर वाटर, अर्थात कूलर वाटर, क्योंकि टेम्परेचर 27 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली जो साइक्लोन का इम्पैक्ट है, जो साइक्लोन का स्पीड है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली धीरे होता जाएगा, उसका इम्पैक्ट धीरे होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट जमैका वर्स्ट हिट, ये सब कुछ ये कंडीशन बताया है और एरिया कि यहाँ कहाँ पे कितना हिट किया गया है, ठीक है, ये कहाँ पे कितना हिट किया गया है वो बताया गया है। किंगस्टन डिस्ट्रक्शन 80 to 90% पावर ग्रिड डिस्ट्रॉयड, मतलब 90% पावर ग्रिड डिस्ट्रॉय, मतलब लाइट वेट सब चला गया। ओके, वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर कोलैप्स, स्कूल, हॉस्पिटल, होम्स सब कोलैप्स हो गया। आप देख रहे हो कितना भयानक तबाही मचाया है मेलिसा ने। शुगर केन, बनाना, कॉफी प्लांटेशन फ्लैटेंड, कोस्टल फिशरीज डिवास्टेटेड। देख रहे हो इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है। मतलब बेसिकली ये हो क्यों रहा है, बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना नुकसान पहुंचा रहा है यार। होलुगन प्रोविंस कहाँ पे, क्यूबा, क्यूबा कहाँ पे है, ये रहा क्यूबा, ठीक है। होलुगन विद विंड्स 185 किलोमीटर पर आवर, अपना मोन्था कितना ये था 90 किलोमीटर पर आवर, ये 185 किलोमीटर, 2 गुना ज़्यादा स्पीड है इसका। हैवी फ्लडिंग, लैंडस्लाइड रिपोर्टेड, माउंटेन्स, इवैक्यूएशन 1 लाख रेसिडेंट रीलोकेटेड, 1 लाख, हमारे यहाँ कितना हुआ 35,000, यहाँ पे 1 लाख पीपल्स वेर रीलोकेटेड। देख रहे हो, रोड्स, ब्रिजेस, पावर ग्रिड्स सीवियरली डैमेज, एग्रीकल्चर, कॉफी, टोबैको, शुगर केन प्लांटेशन अफेक्टेड। देखिए जो ये ग्वेतमाला है ना, कहाँ पे ग्वेतमाला,
ये है शायद से ग्वेतमाला, ठीक है, ये है ग्वेतमाला। ग्वेतमाला वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। वर्ल्ड का फर्स्ट तो अपना ये ब्राज़ील है, ठीक है, फिर अपना इंडिया आता है, ये भी 3-4 नंबर पे आता है, फिर जमाइका, क्यूबा है, तो यहाँ पे भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन एंड कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हैती डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों एक ही है, मतलब एक ही सब कॉन्टिनेंट पे आते हैं, ठीक है, बोथ आर इन सिंगल सब कॉन्टिनेंट। ये देखिए, ये लाइन जो है ये इधर हैती आता है, इधर डोमिनिकन रिपब्लिक आता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो हम इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक ही है, यहाँ पे लाइन मारो तो इधर हैती, इधर डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कैटेगरी का बात किया था ना, कैटेगरी का कौन से कैटेगरी में है। जैसे हमारे यहाँ पे सिनॉप्टिक स्केल होता है, क्या होता है हमारे यहाँ पे सिनॉप्टिक स्केल, सिनॉप्टिक स्केल जिससे हम साइक्लोन का इंटेंसिटी मैप करते हैं। मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सिनॉप्टिक स्केल का यूज़ करके क्या मैप करता है, इंटेंसिटी कितना भयानक है, ठीक है। फिर उसको कैटेगरी, मतलब रेड अलर्ट आएगा, ऑरेंज अलर्ट आएगा, उसमें इसको ये करता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल्सो नॉट डायरेक्टली हिट बोथ नेशन एक्सपीरियंस आउटर रेनफॉल बैंड, फ्लैश फ्लड्स एंड स्ट्रॉन्ग कोस्टल विंड। यहाँ पे डायरेक्टली हिट नहीं किया है, यहाँ पे मेजरली यहाँ पे हिट किया है, ठीक है, ये वाला रीजन पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट गया है। ओवर 10,000 पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फ्लड्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये देखिए 1 लाख कहाँ पे, ईस्टर्न क्यूबा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे इम्पैक्ट किया है, ईस्टर्न क्यूबा में, इस वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कम इम्पैक्ट किया है, कम इम्पैक्ट इन द सेंस 10,000 पीपल रिलोकेटेड हुए यहाँ पे। ओके, तो अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग स्टॉर्म से, अलग अलग हरिकेन्स जो वहाँ पे आए हैं, ठीक है। हरिकेन गिलबर्ट 1988 में आया था, कैटेगरी 5, 185 किलोमीटर, ठीक है। 88 स्ट्रॉन्गेस्ट इन जमाइका अंटिल 2025। जो अभी आया है, जो मेलिसा आया है, इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट गिलबर्ट ही था, ठीक है। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट क्या था, गिलबर्ट ही था, लेकिन अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो गया, मेलिसा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हरिकेन डोरायन 2019, कैटेगरी 5, सिमिलर ट्रैजेक्टरी, सेम टू सेम, ओके, सेम टू सेम ट्रैजेक्टरी। हरिकेन मेलिसा कैटेगरी 5, 185, 892 स्ट्रॉन्गेस्ट एवर टू हिट जमाइका। जमाइका को स्ट्रॉन्गेस्ट हिट किया है इसने, ठीक है। अब ये कुछ कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वाला कैटेगरी, यहाँ पे विंड का स्पीड जो रहता है 157 प्लस रहता है। आप 157 प्लस में गाड़ी चलाते हो तो देखते हो कितना स्पीड रहता है, उतने स्पीड से ये विंड बढ़ रहा था। कैटास्ट्रॉफिक है ये, कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाने की क्षमता रखता है ये, ओके। तो ये सफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जैसे हमारा आईएमडी क्या यूज़ करता है, सिनॉप्टिक स्केल यूज़ करता है, तो ये उनका स्केल है। कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम टू क्लासीफाई हरिकेन्स। तो हरिकेन मेजरली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले जो रीजन है वहाँ पे आता है। अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बेस मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड, एक्सपेक्टेड डैमेज पोटेंशियल। तो ये कुछ कैटेगरी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी। तो भी कैटेगरी 5 में आया था 157 किलोमीटर पर, मतलब 252 किलोमीटर पर आवर, 157 मीटर पर आवर, ओके। तो 9 एक्सट्रीम हरिकेन्स, टोटल डिस्ट्रक्शन, होम फ्लैटन, मंथ रिकवरी, मैसिव सर्च। और इसके नीचे जो वेरी डेंजरस है, मिनिमल हरिकेन, मॉडरेट, मेजर, सीवियर, एक्सट्रीम। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, ओके। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मोंथा के बारे में, हमने डिस्कस किया मेलिसा के बारे में, हमने अलग अलग कैटेगरीज देखा, ठीक है। हमने स्केल देखा, सिनॉप्टिक स्केल देखा, और सफायर सिम्पसन ये स्केल देखा, सफायर सिम्पसन स्केल देखा, ठीक है। तो अभी का ये हुआ ख़त्म। हमने कंडीशन ये डिस्कस किया कि साइक्लोन के फॉर्मेशन का कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है, कोरियोलिस फोर्स रहता है, हमने वो सब डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रेड का। देखिए अब ट्रेड में देखिए ट्रम्प जो है
ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की भर भर तारीफ कर रहा है। ये होती लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। ये कहाँ पे, जब कौन सा समिट हुआ था, गाज़ा पीस समिट हुआ था ना, वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलता है भाई मेरे बारे में बोल, वो बोलता है कि मोदी मतलब ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अब यही बंदा मोदी को, ही इज़ अ डेंजरस मैन, ही इज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, ट्रम्प बोल रहे हैं। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बेस्ट, उनका ऑरा ही अलग है यार। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस दैट वाशिंगटन इज डूइंग ट्रेड डील विद इंडिया। अभी 50% टैरिफ लगा के बोलते हैं हम डील करेंगे। डेफिनेटली ट्रेड जो टैरिफ है वो कम होगा ऑफ कोर्स। द स्टेटमेंट वाज मेड एट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साउथ कोरिया के पास अभी इसका चेयरमैनशिप है, ठीक है। साउथ कोरिया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है शायद से साउथ कोरिया में, ली शैंग ऐसा कुछ तो नाम है यार। चाइनीज़ का नाम बहुत अलग रहता है, चाइनीज़, जापानीज़, इन लोगों का नाम बहुत अलग रहता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब रहता है, बट अलग रहता है ना। जैसे सिंपल, मेरा नाम क्या है, राहुल, सिंपल राहुल। शी जिनपिंग, कितना अलग है ना। While Trump also praised Indian Prime Minister Narendra Modi and reiterated earlier claims about US trade policy, diplomacy, resolve tension between India and Pakistan। यहाँ पे क्रेडिट ले रहा है, यहाँ पे क्रेडिट। मैंने कल या परसों डिस्कस किया था कि ट्रंप ने क्या बोला क्या, वेनेजुएला के पास अपना एयरक्राफ्ट लेके चला गया बंदा, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके चला गया। मतलब इसका इरादा क्या है वेनेजुएला को लेके पता नहीं, और उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पता नहीं यार। द स्टेटमेंट केम एमिड गोइंग नेगोशिएशन फॉर अ प्रपोज्ड ट्रेड पैक्ट। तो ट्रेड पैक्ट होगा इंडिया और यूएस के बीच में, इसने अनाउंस कर दिया, ठीक है। इफ यू लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान, आई एम गोइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव एज यू नो फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, गुड, यू शुड रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि हमारा इंडिया का और यूएस का ट्रेड रिलेशन पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, और डिफेंस ये रिलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। डिफेंस रिलेशन में हम थोड़ा इनकी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, और इनके डिफेंस जो बायलैटरल ट्रेड है डिफेंस में भी, वो भी देख लेंगे, और डिफेंस में स्ट्रैटेजिक डिफेंस बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे शेयर करते हैं, ओके। तो यूएस इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप हैड बीन ग्रोइंग सिंस द 2000 से पहले अच्छा डील नहीं था इंडिया यूएस का, ठीक है। 2000 के बाद अच्छा हुआ है। फोकस ऑन आईटी सर्विस, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। इंडिया एंजॉय बेनिफिट अंडर जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पता ना आपको, मतलब यूएस में इंडियन गुड्स को कम टैरिफ में थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम भी यूएस के जो गुड्स होते हैं उसको भी प्रेफरेंस देते हैं। आप स्प्राइट पीते हो ना, हम स्प्राइट पे कम टैरिफ लगाते हैं। स्प्राइट कहाँ का है, यूएसए का है, ठीक है। विच अलाउड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू द यूएस। तो हमारे गुड्स जो रहते हैं उसको प्रेफरेंस मिलता है यूएसए में, ओके। कि इनकेस अगर 4 गुड्स हैं, ठीक है, 4 गुड्स है, चारों का एक ही प्राइस है, तो थोड़ा सा इंडिया को प्रायोरिटी दिया जाता है कि हाँ हम इंडियन प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये है जीएसपी। अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2017-21 रिलेशन सॉ मिक्स ट्रेंड। ट्रंप प्रपोज्ड अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, एम्फसाइज टैरिफ एंड रीनेगोशिएशन, ठीक है। तो टैरिफ, तो ट्रंप क्या है, ट्रंप ने टैरिफ वगैरह लगा दिया। 2019 यूएस रिवोक्ड इंडियाज जीएसपी स्टेटस साइटिंग मार्केट एक्सेस इश्यू। रिवोक इंडिया जीएसपी स्टेटस को रिवोक कर दिया, ओके। नेक्स्ट, टैरिफ डिस्प्यूट एमर्ज ओवर स्टील, एल्यूमिनियम एंड एग्रीकल्चर इंपोर्ट। मतलब ट्रंप जो है ना, ट्रंप भी एक राइट विंग गवर्नमेंट है, ये भी चाहता है अमेरिका फर्स्ट। देखिए, अमेरिका फर्स्ट, इटली फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इसमें कोई बुराई नहीं, हर कोई अपने देश के लिए, अपने देश का बेनिफिट ही सोचेगा हर कोई। तो यहाँ पे ट्रंप अमेरिका फर्स्ट अगर करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है। जो राइट विंग गवर्नमेंट होते हैं वो अपने देश के लिए पहले सोचते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएस। यूएस का ये डिस्कस करते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा रहा है, अभी कितना इवॉल्व हो गया, पहले कैसे दुश्मन थे इंडिया और यूएस, मतलब हाई लेवल की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में आपने देखा ही होगा, ठीक है, कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, ओके।
कोल्ड वार, डिस्टेंस एंड डाइवर्जेंस। हमारा पहले डिस्टेंस एंड डाइवर्जेंस था, मतलब हमारी जो आइडियोलॉजी थी उतनी नहीं मिल रही थी। ऑल दो दोनों डेमोक्रेसी थे, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लेकिन नहीं, हमारी इंदिरा गांधी भी मिलने गई थी 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट से, लेकिन फिर भी उतना भाव नहीं मिला। ओके, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने अपनाया था नेहरू के कहने पे। अवॉइडेड अलाइनिंग विथ यूएस और यूएसएसआर। यूएस व्यू इंडिया एज अ लर्निंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, लीनिंग होगा, लीनिंग टुवर्ड्स सोवियत। 1971 में देखिए ऑफकोर्स हम लीन किए थे थोड़ा सोवियत यूनियन की तरफ। क्यों? क्योंकि पहले हमने यूएसए को प्रपोजल दिया था हमारी फ्रेंडशिप का, यूएसए नहीं माना, यूएसएसआर मान गया, ठीक है। स्पेशली आफ्टर 1970 इंडो सोवियत ट्रीटी, हमारा ट्रीटी हुआ था, फ्रेंडशिप ट्रीटी। तभी जाके ना कि जब और भी जैसे यूएसए वगैरह जो कंट्रीज आए थे इंडिया पे अटैक है, तभी रशिया आता है, मतलब यूएसएसआर आता है अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ कि इंडिया पे किसी ने अटैक किया तो समझो बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया, मतलब यूएसएसआर को अटैक किया। तभी तो यूएस पीछे हटा, बोला कि अभी हम वॉर नहीं कर सकते। अभी जस्ट 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा था, वो भी बचा हुआ है 10 साल पहले, नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाती है आधी आबादी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेपन आ गए थे सबके पास ना। तो जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी हम वॉर के कंडीशन में है नहीं, अभी हम थर्ड वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए यूएसए पीछे हटा 1971 में, जब यूएसएसआर हमारी मदद करने को आया। तो लीनिंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, स्पेशली आफ्टर 1970 इंडो सोवियत ट्रीटी। द यूएस वाज अ मेजर सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। मैंने बोला ना, पाकिस्तान के हेल्प के लिए आया था यूएसए 1971 में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था, बांग्लादेश अपना मतलब खुद का नया कंट्री बन रहा था 1971 में। सप्लाइंग इट विथ वेपन्स एंड एड, पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा था कौन? यूएसए। देख रहे हो कि हमारा रिलेशन कैसे कहाँ से इवॉल्व हुआ है। इंडिया डिपेंडेड हैवीली ऑन सोवियत आर्म्स इंपोर्ट, एस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म डिफेंस डिपेंडेंस, मिनिमम डिफेंस कॉपरेशन, रिलेशनशिप मार्क बाय मिसट्रस्ट, स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंस। नेक्स्ट आता है फेज 1991 के बाद, जब यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मलाइज बिगिन, एंड ऑफ यूएसएसआर फोर्स इंडिया डाइवर्सिफाइड डिफेंस पार्टनरशिप। अब इंडिया अपना पार्टनरशिप ये करेगा, ठीक है। यूएस सॉ इंडिया एज अ पोटेंशियल डेमोक्रेटिक पार्टनर इन एशिया। अब यहाँ से यूएस बोला कि चलो ठीक है इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मार्जिनल थोड़ा बड़ा कि चलो ये भी अच्छा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, एटलीस्ट दुश्मन नहीं है, ठीक है, दोस्त ही है, दोस्त भी नहीं तो एटलीस्ट दुश्मन भी नहीं है इंडिया। यहाँ से कंसिडर एग्रीड माइनर डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, साइन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रक्चर डायलॉग, पहला 1995 में हुआ था, ठीक है, जब WTO वगैरह सब आ चुके थे। उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट, जब हमने पोखरण का टेस्ट किया, ठीक है, जब हमने पोखरण का टेस्ट किया तब यूएसए ने हमारे ऊपर ग्लेन अमेंडमेंट से सैंक्शन लगा दिया। ग्लेन अमेंडमेंट क्या है? ग्लेन अमेंडमेंट बेसिकली कंट्रीज, मतलब कोई भी कंट्री जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, ये न्यूक्लियर स्टेट कौन सा है? जैसे ये अपना यूनाइटेड नेशन में ये सब, इसने P5 नेशन जो है कौन कौन? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है, ये सब है न्यूक्लियर वेपन कंट्री, ठीक है। तो उनके अलावा अभी टोटल 48 ऐसे कंट्री हैं न्यूक्लियर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, तो ग्लेन अमेंडमेंट के तहत इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। किसने? 1998 में यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ओके, 1990 कारगिल वॉर में भी आपने देखा था यूएस ने हमें जीपीएस सिस्टम देने से मना कर दिया था, जीपीएस एक्सेस देने से मना कर दिया था, जब हमारे कारगिल पे पाकिस्तान ने अपना झंडा लहराया था, ठीक है। तो वो आपने मूवी देखा होगा, कौन सा मूवी है वो? विक्रम बत्रा है ना मूवी का नाम? शेरशाह है, आई गेस शेरशाह है। तो आपने मूवी देखा होगा, ठीक है। यूएस रियलाइज पाकिस्तान डुप्लीसिटी, वहाँ पे यूएस को पता चलता है कि पाकिस्तान गधा है। यूएस को वहाँ लगता है कि पाकिस्तान यूजलेस फेलो है, इसके साथ दोस्ती करके मतलब नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मलाइज कर देता है, बोलता है ध्यान मत दो इनके ऊपर। ग्रेजुअल थॉ इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट, अब 2000 से कैसे ये होता है? देखिए 2000 में, ठीक है, 2000 में
9/11 अटैक होता है, कहाँ पे? यूएस में, ठीक है। यूएस में जो पेंटागन होता है, आपने पेंटागन का नाम सुना होगा, पेंटागन होता है, उसके बाद द ट्रेड सेंटर एक होता है, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का था, उसने अटैक कर दिया, पेंटागन खत्म और इधर ट्रेड सेंटर खत्म, 2 बिल्डिंग तुरंत कोलैप्स। अब यूएस का कमर टूट जाता है, बोलता भाई टेररिज्म से अब लड़ना पड़ेगा, और टेररिज्म को पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तभी तो अफगानिस्तान में आता है यूएसए, इसीलिए तो आता है। फिर 20 साल रहता है वहाँ पे, किसको पकड़ने? ओसामा बिन लादेन को। वो समझता है फिर पाकिस्तान यूजलेस फेलो है, अफगानिस्तान यूजलेस फेलो है, ठीक है। तब वहाँ से जाके इंडिया को एशिया में ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर दिखता है कि हाँ, चाइना को काउंटर करना है, टेररिज्म से लड़ना है, तो भारत से दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे रिकॉग्नाइज इंडिया का रोल इन रीजनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ठीक है, 2004 में साइन हुआ। लॉन्च कोऑपरेटिव न्यूक्लियर स्पेस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशन साइन। इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस डायलॉग एंड जॉइंट एक्सरसाइज। यहाँ से हमारा जॉइंट एक्सरसाइज शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें टेररिज्म को काउंटर करने वाले भी चीज़ आते हैं, ओके। नेक्स्ट इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये है टर्निंग पॉइंट, इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनने का ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। कैसे समझाता हूँ, देखिए 2008 में इंडिया यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील किया था, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडमार्क डील दैट नॉर्मलाइज स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट, ओके। यूएस स्टार्टेड व्यूइंग इंडिया एज अ काउंटरवेट टू चाइना इन एशिया। अब भी देखिए इससे क्या हुआ, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके तहत इंडिया ने अपना सिविल न्यूक्लियर, हाँ सिविल न्यूक्लियर क्या होता है, जिससे एनर्जी जनरेशन वगैरह में काम आता है, जिससे तारापुर वगैरह हो गया ना, तो उससे टाटा, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए एटॉमिक एनर्जी यूज़ करते हैं उसको अलग किया गया मिलिट्री से। मिलिट्री में जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, उनसे। तो अब हम सिविल न्यूक्लियर डील है, ठीक है, ये क्या है? सिविल न्यूक्लियर डील। अब हम सिविल न्यूक्लियर डील से के हम जितने भी 48 न्यूक्लियर नेशन है, कौन है? NSG है ना, NSG है, इसमें 48 नेशन है, चाइना भी है। हमारी एंट्री को चाइना रोक रखा है, चाइना हमें एंट्री देने देता ही नहीं है इसमें, NSG में। तो 2008 में यूएस ने ईज कर दिया, ईजी बना दिया। अब हम NSG कंट्रीज से हम न्यूक्लियर वेपन्स खरीद सकते हैं, न्यूक्लियर जो स्पेशली सिविल के लिए, ठीक है, सिविल के लिए मतलब एनर्जी एनरिचमेंट के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए हम न्यूक्लियर खरीद सकते हैं, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। अब यहाँ से इंडिया और यूएस का रिलेशन गहरा होना शुरू होता है, ठीक है। अब देख रहे हो कैसे हमारा रिलेशन बेटर हो रहा है यूएसए के साथ। अब यहाँ पे आप कुछ ये देख लीजिए, डिफेंस एग्रीमेंट देख लीजिए, ये मतलब इसको मैं सिंपल में समझा देता हूँ, ठीक है। कोमकासा, बेका, GS जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, अर्थात ये 2002 में हुआ। अलाउ शेयरिंग क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। आपको याद है मिलिट्री इंफॉर्मेशन, आपको याद है 1998 में GPS देने से मना कर दिया था, किसने? यूएसए ने, है कि नहीं? तो ये जो कोमकासा है, कोमकासा GSOMIA के तहत अब हमें GPS लोकेशन भी मिल सकता है अगर हम चाहें तो। अगर कहीं पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में टेररिस्ट है, प्लान बना रहे हैं, या POK वाले रीजन में, हम GPS का एक्सेस ले सकते हैं इसके तहत। कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एनेबल एक्सेस टू सिक्योर US कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, GPS का सिस्टम हम ले सकते हैं। अब इसमें वही शेयरिंग ऑफ क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन कैसे? हम यूएसए के जो पोर्टल है उसको बोल सकते हैं कि हम इस टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, ये टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, इसका कहाँ पे है वहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिए, तो इससे हम इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। लेमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, अर्थात परमिट्स रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस रिफ्यूलिंग रिपेयर एंड सप्लाईज। अगर हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बहामास के आसपास, ठीक है, या फिर इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में ख़राब हो जाता है, तो जो ख़राब हो उसको हम यूएस के बेस में ले जाके, एग्जाम्पल अगर रेड सी में ख़राब हो गया, ठीक है, रेड सी में ख़राब हो गया, तो वहाँ पे कोई भी मिलिट्री बेस होगा ना यूएसए का, वहाँ पे जाके इसको रिपेयर करा सकते हैं कि देखिए हमारे पास लेमोवा का एग्रीमेंट है,
आप इसको ठीक कराइए, ठीक है, हम आपके दोस्त हैं, हो गया। तो परमिट रेसिप्रोकल यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस यूएसए का ही है, ओके। सेकंड नंबर पर रशिया एंड चाइना आते हैं, ओके। बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अलाउस शेयरिंग जियो स्पेशल इंटेलिजेंट प्रिसिशन टारगेटिंग एंड नेविगेशन, इसी में जीपीएस को शेयर करने की बात की है, जीपीएस की शेयर करने की बात इसी में की गई है, ओके। ये कम्युनिकेशन में वही, मतलब इन सब का यूज़ करके हम यूएस और इंडिया में जो भी कॉमन है हम शेयर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब ये कुछ इक्विपमेंट जो हम खरीदने का बात किए थे और हमने खरीदा भी, 2024 में अप्रूव हुआ है। प्रीडेटर MQ-9 भी ड्रोन है ये, ठीक है, ये ड्रोन है। लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी सर्विलांस एंड प्रिसीशन स्ट्राइक, MQ-9 भी आपने देखा है कैसा दिखता है, MQ-9B ड्रोन, ये देखिए ऐसा दिखता है, ये है MQ-9B ड्रोन। ये हम यूएस से परचेस करने वाले वेपन, लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, मिशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सर्च रेस्क्यू, ये इसको खरीदने की बात हुई है। तो 2024 में अप्रूव हुआ था, अभी हमने खरीद लिया है ऑलमोस्ट, मतलब 3-4 खरीदे, अभी और खरीदने की बात चल ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से हमारा जॉइंट एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, डिफेंस डायलॉग एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस 2005 के बाद, जब एशिया में इंडिया को ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखता है यूएसए टू काउंटर टेररिज्म, जैसे 9/11 के बाद आया था ना, ओसामा बिन लादेन कहाँ छुप गया था, अफगानिस्तान में, है कि नहीं। तो इंडिया को देखता हुआ ऐसा पार्टनर कि टेररिज्म को रोकना है तो इंडिया से बात करो, ट्रेड में इंडिया का चाइना का जो प्रेजेंस रोकना है तो इंडिया से बात करो, ठीक है। तो यहाँ से अब वो एक्सरसाइजेस शुरू करने लगे, युद्ध अभ्यास आर्मी करते हैं, काउंटर सर्जेंसी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर उत्तराखंड अलास्का यहाँ पे होता है, मलाबार नेवी, ट्राइलैटरल जापान ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन यूएस इंडिया, ठीक है। कोप इंडिया एयरफोर्स एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग हेल्ड अल्टरनेटिवली बोथ द कंट्री इंडिया एंड यूएस। टाइगर ट्रायम्फ ट्राई सर्विस, कौन कौन है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ, वज्र प्रहार आर्मी स्पेशल फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म स्पेशल ओप्स ट्रेनिंग, ठीक है। एक्सक्यूज मी गाइस, लेट मी सी द टाइम, इट्स 42। अब देखिए काटसा का सैंक्शन, आपको काटसा का सैंक्शन पता है, जब S-400 यूएस से खरीदा तब ऐसा सुनने में आ रहा था कि यूएसए काटसा लगा देगा। काटसा यूएसए मतलब मेजोरिटी कंट्रीज पे लगाते रहता है जब यूएस के विरोध कोई काम करता है, जैसे अगर किसी कंट्रीज ने ईरान के साथ डील किया, ईरान के साथ ऑयल का डील किया तो उसके ऊपर काटसा लग सकता है, ठीक है। और रशिया से ये डील किया तो काटसा लग सकता है, ठीक है। तो इंडिया को मतलब थोड़ा ये रिवील दिया कि चलो आप एक काम करो, आप खरीदो, हम आपके ऊपर सैंक्शन नहीं, क्यों, जैसे मैंने बताया 2005 के बाद इंडिया को ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखता है वो कि एशिया में कंट्रोल करना है तो इंडिया के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया के साथ दोस्ती ना हो तो चाइना ऊपर हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म बढ़ जाएगा, समझे। तो इसीलिए सैंक्शन में लगा रहा है काटसा। इंडिया परचेज रशियन S-400 सिस्टम, रेस पोटेंशियल यूएस सैंक्शन कंसर्न, लेकिन सैंक्शन लगाया नहीं। ट्रेड एंड टैरिफ, डाइवर्ट व्यूज ऑन टैरिफ मार्केट एक्सेस प्रोटेक्शनिज्म, ये लगा था ना अभी ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ यार। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यूएस रेस्ट्रिक्शन सेंसिटिव टेक शेयरिंग रिमेन्स पार्टली अनरिजॉल्व, ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी है जो यूएस शेयर नहीं करता किसी से, ठीक है। वो अपनी हेजिमनी बना के रखता है कि आपको चाहिए तो मैं बेचूंगा लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करूंगा, ओके। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इशू, इंडिया मेंटेन्स नॉन अलाइनमेंट कॉशन इज अपेयरिंग यूएस मिलिट्री ब्लॉक। अब ये कुछ डिफेंस रिलेशन स्नैपशॉट है, ठीक है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, जो सोमिया लेमोवा कोमकासा बेका युद्ध अभ्यास, ये सब जो हमने अपाची चिनूक जो हमने खरीदने की बात की है, ठीक है, MQ-9B, ये सब ट्रेड 25 बिलियन ट्रेड, यार ट्रेड तो 125 बिलियन है, 150 बिलियन बढ़ गया, ये गलत है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक फोकस, इंडो पैसिफिक काउंटर चाइना टेक शेयरिंग, चैलेंजेस बैलेंसिंग रशियन टाइज यूएस पार्टनरशिप। इंडिया के लिए चैलेंज है ये, इंडिया को सब जगह देखना पड़ता है, रशिया से दोस्ती करना है क्योंकि इंडिया मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करता है। ये SCO का भी मेंबर है, SCO पता है ना,
SCO का भी मेंबर है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया और क्वाड का मेंबर है इंडिया। आप देख रहे हो इंडिया हर जगह से दोस्ती कर रहा है। ओके, ओवरव्यू ऑफ द इंसिडेंट। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये है कि 500 इंडियन जो डिटेनीस है, मतलब बाहर के जेल में कैद है, स्पेशली थाईलैंड में है शायद से, ठीक है, तो उनको वापस इंडिया लाने की बात चल रही है। ठीक है, आपने साइबर स्मगलिंग के बारे में सुना? साइबर स्मगलिंग जैसे शॉर्ट में समझाता हूँ। यहाँ से कोई बेरोजगार बंदा, ठीक है, आपने इंडियन भाई कोई गया, जैसे उसके पास जॉब नहीं है, तो म्यांमार से कॉल है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ठीक है, तुमने बीटेक किया है, एमटेक किया है, तुम यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें जॉब देंगे। तो वहाँ पे गया, अब उसको वहाँ पे एयरपोर्ट से उतरा, उसको किडनैप कर लिया, उस बंदे को किडनैप कर लिया और ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया, बोला हमारे लिए हैकिंग करो, हैकिंग करो नहीं तो मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारा फैमिली का पूरा डिटेल है। फिर फोटो वोटो दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारा बाप, ये देखो तुम्हारी माँ, ये सब डिटेल दिखाते हैं कि अगर नहीं हमारे लिए हैकिंग करोगे तो इनको मार दूंगा या तुझे मार दूंगा। तो उसे ज़बरदस्ती हैकिंग करना पड़ता है। तो ये उन्हीं 500 इंडियन नेशनल्स हु वर डिटेन्ड इन थाईलैंड सेट टू बी रिपैट्रिएटेड, तो उनको वापस इंडिया लाने की बात चल रही है। ओके, अब यहाँ पे रीज़न ऑफ डिटेंशन, वही डिटेंशन, दे हैड फ्लेड फ्रॉम म्यांमार। बोलो ना, म्यांमार पहले जाते हैं हैकिंग के वगैरह, मतलब टेक्निकल जॉब के लिए, वो वहाँ पे उनको हैकिंग कराया जाता है। फॉलोइंग द मिलिट्री क्रैकडाउन, साइबर स्कैम हब, देख रहे हो, ऑपरेटिंग इन मायावडी रीजन, साउथ ईस्टर्न म्यांमार। थोड़ा मैप देखेंगे हम। ओके, ऑपरेशन म्यांमार मिलिट्री कैरियर आउट रेड ऑन KK पार्क, साइबर क्राइम हब, where numerous foreign workers including Indians reportedly trapped course into online fraud activity। अभी वहाँ के जो मिलिट्रीज है उन्होंने छापा मारा, तो ये लोग बॉर्डर पार करके थाईलैंड पहुँच गए। माओ से, माओ टसे, TSE आता है तो माओ से बोला जाता है उसको, वहाँ पे चले गए। ठीक है, तो यही उसकी बात कीजिए। आवर मिशन इन थाईलैंड इज वर्किंग क्लोजली विद Thai authority to verify their nationality, repatriate them after necessary legal formalities completed। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम उन बंदों को वापस लेके आएंगे जो हमारे इंडियन हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियंस हैं, उन्हें नौकरी का लालच देके वहाँ पे बुलाया गया, उन्हें किडनैप कराया गया, उनसे स्कैमिंग कराया गया, ठीक है, डिजिटल फ्रॉड कराया गया, डिजिटल अरेस्ट कराया गया। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लोकेशन मायावाड़ी टाउनशिप, कहाँ पे है ये? म्यांमार में। म्यांमार में ये यहाँ पे देखिए था, ये वाले रीजन पे है, ये वाले रीजन पे क्या है? मायावाड़ी टाउनशिप। नोटोरियस रीजन लॉन्ग म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर, ये म्यांमार है, ये है थाईलैंड का बॉर्डर, ठीक है, ये है थाईलैंड का बॉर्डर, तो यहाँ पे है ये वाला रीजन। लॉलेसनेस साइबर स्कैम नेटवर्क रन बाय क्रिमिनल सिंडिकेट्स मिलिट्री ग्रुप, माओ से थाईलैंड। ये कहाँ पे माओ से? ये रहा थाईलैंड का माओ सूट डिस्ट्रिक्ट, ये रहा, कहाँ पे है? ये रहा, मतलब यहाँ से भाग के आ गए, वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए। ओके, तो यहीं से थाईलैंड की गवर्नमेंट से बात हो रही है कि जो आए हैं, आपने इसको गिरफ्तार किया, उनको वापस यहाँ पे हम लेके आएंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन है, ठीक है। बॉर्डर टाउन वेयर डिटेनीज टुक रिफ्यूजी आफ्टर एस्केपिंग म्यांमार। म्यांमार में छापा पड़ा ना, इसलिए भाग के यहाँ पे आ गया, माओ से में। कौन सा एरिया? माओ सोट, नॉट से, सॉट, माओ सोट। द इंसिडेंट एक्सपोज एक्सपांडिंग क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वेयर थाउजेंड्स ऑफ एशियन हैव बीन ट्रैफिक्ड और फोर्स्ड टू वर्क ऑनलाइन स्कैम, जो मैंने आपको अभी समझाया, समझे। तो मैंने आपको बोला था ना, आज के न्यूज़पेपर में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है आज के में। 500 इंडियन डिटेन इन थाईलैंड रिपैट्रिएटेड, ओरिजिन ऑफ इशू म्यांमार क्रैकडाउन, साइबर क्राइम हब्स। ओके, कहाँ पे डेस्टिनेशन? माओ सोट। अथॉरिटी इन्वॉल्व कौन कौन है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, थाई गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी। स्टेटमेंट बाय, मतलब वही जो है, ये मत पढ़ो नीचे का, ये थोड़ा जो न्यूज़पेपर में था उसका मैंने लिखा है। अब टोटल देखते हैं कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल में क्या लिखा है, उनको रिपैट्रिएट लाया जा रहा है, मैंने आपको इशू समझा दिया कि वो डिटेनीज कौन है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 8,000 से 10,000 इंडियन नेशनल आर डिटेन और इम्प्रिजन अब्रॉड एनी गिवन टाइम एज पर डेटा।
दे आर स्प्रेड अक्रॉस 90 कंट्री। हमारे जो इंडियंस हैं वो टोटल 10,000 है जो कि 90 कंट्रीज में डिटेन है। आपने ये मूवी देखा है डंकी? डंकी है ना, डंकी मूवी, ठीक है, जहाँ पे क्या तारों के नीचे से किसी देश में जाते हैं वहाँ पे रेफ्यूजी लेने के लिए। आपने मूवी अगर देखा होगा तो इससे आपको समझ आएगा कि दे आर स्प्रेड अक्रॉस 90 कंट्री। 90 कंट्री में हमारे ऐसे इंडियंस हैं जो वहाँ पे जेलों में बंद हैं। क्यों? कारण क्या है जेल में बंद होने का? तो कारण देखिए, वीज़ा वायलेशन, किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया लेकिन फिर भी इलीगली रह रहे हैं, गए थे 10 दिन के लिए और आज 2 साल हो गया वहीं पे है, तो ये तो इलीगल हुआ है कि नहीं? तो पहला रीज़न हो इलीगल। इलीगल एंट्री, इलीगल एंट्री कौन सा? ये वाला डंकी वाला इलीगल एंट्री। ड्रग ट्रैफिकिंग, जो भी मतलब जो ये जो बांग्लादेश वगैरह ये सबसे जो इंडियंस को ड्रग वगैरह सप्लाई करते हैं फिर वो बाहर देश जाते बेचने के लिए, ठीक है, तो उनको। साइबर क्राइम, अभी जो हमने पढ़ा माओ शॉर्ट में, ये साइबर क्राइम वाले आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड कौन से हैं? नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो बड़े बड़े हुए, थोड़े छोटे हैं, ये तो 9,000 करोड़ के जिन्होंने समथिंग अराउंड 700 करोड़ 500 करोड़ इनका घोटाला किया, उनकी बात हो रही है, फाइनेंशियल फ्रॉडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थ्रू इट्स एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स मॉनिटर देयर वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेट। बोला कि भाई वो भले ही क्या बोलते हैं साइबर क्राइम करें लेकिन उन्हें किडनैप करके लेके गया है, तो एक काम करो आप हमें वापस कर दो। वो बंदे तकलीफ में है, ग्रस्त में है, सिर्फ ये तकलीफ में है, बाकी नहीं। बाकी ये तो चोर हैं, ये तो भागे हुए हैं, ट्रैफिक है जिनको किडनैप करके लेके गए हैं, ठीक है। और ये इलीगल एंट्री, ये लोग गए थे अपना रेफ्यूजी मतलब कमाने वगैरह के लिए गए थे, ठीक है। वीज़ा वाले वो भी गरीब हैं मोस्टली, तो ये सब है। तो ये है टोटल कहाँ कहाँ पे अरेस्टेड है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान में, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जीसीसी कंट्रीज में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में है, ठीक है। मिडल ईस्ट में ही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। कौन कौन सा कंट्री आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान और कौन आ गया? कतर। 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 कंट्री है। 1 2 3 4 5, कौन सा बच गया यहाँ पे? बहरीन। तो बहरीन में भी है, ठीक है। लेबर डिस्प्यूट, इमिग्रेशन वायलेशन, ड्रग ऑफेंस, तो इसके लिए 6,000 बंद है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जैसे हमने बात किया म्यांमार में 1,000 बंद है, इसमें से 500 को अभी लाने की बात की जा रही है। यूरोप में 300 बंद है, यूके, जर्मनी, इटली। वीज़ा फ्रॉड, फाइनेंशियल क्राइम्स, यूएसए में 200 बंद है, इमिग्रेशन फ्रॉड, फाइनेंशियल साइबर ऑफेंस। अफ्रीका में नाइजीरिया, केनिया, साउथ अफ्रीका में 150 हमारे इंडियंस भाई कैद है वहाँ पे, नारकोटिक्स, ट्रेड एंड ऑफेंस। आपने एक और मूवी देखा होगा विध्वंसक द डिस्ट्रॉयर, आप अगर मूवी देखोगे तो सूर्या का मूवी है शायद से, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियंस ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाते हैं, जो बेरोजगार रहते हैं ना, बोलते कहीं से तो पैसा है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। तो आपको विध्वंसक द डिस्ट्रॉयर मूवी में आपको पूरा दिखाया गया है कैसे ट्रेड होता है ड्रग्स का, डायमंड का, ठीक है, इलीगल ट्रेड। तो उसके तहत ये जेलें बंद है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान वीज़ा ओवरस्टे माइनर ऑफेंसेस के लिए बंद है, ठीक है। तो ये पूरा है। अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं कि जो इन सब इश्यूज़ पे देखते हैं, ठीक है। तो कौन है? इंडियन एम्बेसीज, मदद पोर्टल। मदद पोर्टल के तहत आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंडिया में ही हो तो देख रहे हो कि मेरा कोई चचेरा भाई, चचेरा जो भी है वो वहाँ पे, तो आप मदद पोर्टल में उसका डिटेल डाल सकते हो कि इसको इलीगली अरेस्ट किया गया है या छोटा मोटा क्राइम है साहब, इसको छुड़वा दो, ठीक है। तो इंडियन पोर्टल में आप मदद के लिए ऑनलाइन ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम इंडियन अब्रॉड, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इसके तहत आप फंड्स इमरजेंसी रिपैट्रिएशन, इलीगल एयर फूड शेल्टर डिस्ट्रेस इंडियंस, ठीक है, ये सब है। ओवरसीज वर्कर रिसोर्स सेंटर, हेल्प माइग्रेंट वर्कर इन द गल्फ एंड साउथ ईस्ट एशिया, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, इसके तहत इंश्योरेंस स्कीम फॉर इमिग्रेंट वर्कर कवर्स रिपैट्रिएशन एंड डेथ केसेस। इसके तहत अगर फॉर एग्जांपल
मतलब इसमें थोड़ा आपको बेनिफिट भी मिलता है, बेनिफिट इन द सेंस, अब उसको क्या है बेनिफिट बोलेंगे कि अगर आपका कोई कमाने वाला गल्फ कंट्रीज गया हो, वहाँ पे अगर बाय चांस डेथ हो जाता है तो इस बीमा के तहत आपको ये अशोर्ड मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क कौन सा है? वियना कन्वेंशन, कंसुलर रिलेशन 1963 में मैंडेट्स दैट डिटेन्ड फॉरेन नेशनल हैव द राइट टू कंसुलर नोटिफिकेशन एंड एक्सेस, होस्ट मस्ट इन्फॉर्म डिटेनीज कंसुलेट विदाउट डिले। मतलब अगर मेरे देश का कोई भाई या बहन वहाँ पे गिरफ्तार है, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अगर गिरफ्तार है, तो उस देश का फर्ज बनता है कि वो हमें इन्फॉर्म करे कि आपके देश का बंदा यहाँ पे ऐसे गिरफ्तार है। ठीक है, उस कंट्री का फर्ज बनता है। UN Convention Against Torture prohibits torture or inhuman treatment detainees. Though India has not ratified it, its principles are generally followed in humanitarian diplomacy. Bilateral agreement: India has signed transfer of sentenced person agreement with 31 countries, including UK, US, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, and others. Allow Indian prisoners abroad to serve sentence in Indian prisons, vice versa. इसके तहत ठीक है ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस की अगर हमारा कोई इंडियंस वहाँ पे गिरफ्तार है तो हम उस कंट्री के साथ बोल सकते हैं एक काम करो, इसको यहाँ के जेल में भेज दो। ठीक है, वहाँ पे शायद से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, यहाँ पे इसको भेज दो, हम इसको सुधारते हैं। तो ये सब कुछ और है रिपैट्रिएशन के लिए। पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, इमिग्रेशन एक्ट 1980 और ये सब कुछ लॉ है। ओके, नेक्स्ट, और किस किस कारण के लिए? गल्फ माइग्रेंट वर्कर, फिशरमैन डिटेन इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जो फिशरमैन पकड़े जाते हैं ना, जो अपने एरिया को क्रॉस कर जाते हैं, पकड़े जाते हैं। म्यांमार, थाईलैंड साइबर क्राइम केसेस, जो अभी का केस है जिसको हम बुला रहे हैं 500 इंडियन ट्रैप्ड इन स्कैम हब्स, डिटेन एंड बीइंग रिपैट्रिएटेड थ्रू थाई कॉपरेशन, ये अभी का है। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा, ठीक है, वीज़ा खत्म हो गया फिर भी वहीं पे रह के पढ़ रहे हैं। ओके, अफगानिस्तान इवैक्यूएशन, लार्ज स्केल रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन ड्यूरिंग तालिबान टेक ओवर अंडर एमरजेंसी इवैक्यूएशन। ओके, अब आप इसके बारे में देखिए कौन कौन सा जो मतलब इंटरपोल्स है जो इसके ऊपर डिस्कस करता है। ठीक है, कि अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करता है ट्रैक क्रिमिनल फ्यूजिटिव्स एंड ट्रैफिकर्स, UN ऑफिस, ड्रग्स एंड क्राइम्स, आसियान बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सब अभी जो हम बंदे को अपने ला रहे हैं ना वापस, ये आसियान के प्लेटफॉर्म जो है ना, यूथ रीजनल कोऑर्डिनेशन माइग्रेंट साइबर क्राइम, इसके तहत हम लेके आ रहे हैं। थोड़ा इंटरपोल के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, इंटरपोल में कुछ एक कलर कोडिंग आती है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लू कलर ऑफ इंटरपोल किस लिए होता है, पर्पल कलर किस लिए होता है। ठीक है, ये कोडिंग आता है, तो आप थोड़ा अगर इसको देख लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ओके, रेड कलर क्या होता है? वांटेड पर्सन, ढूंढो उसको, कहाँ पे है वो, वांटेड पर्सन के लिए होता है रेड कलर। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना? येलो कलर किस लिए होता है? मिसिंग पर्सन के लिए, येलो कलर इंटरपोल का मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू कलर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसी का भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडी, मरा हुआ कोई बॉडी है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर लगा देते हैं। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट। पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी। सिल्वर नोटिस पायलट फेस, आइडेंटिफिकेशन ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट। ओके, ये कुछ कलर कोडिंग से आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, या फिर गूगल में मारोगे तो गूगल पे सर्च मारोगे ना तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब 130 अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे कि देखिए अभी जो अमेंडमेंट आया है, ठीक है, तो इसमें बात किया जा रहा है कि जो भी अगर कोई मिनिस्टर है या एमएलए है 30 दिन से अधिक अगर किसी जेल में बंद है तो उसको अपने मिनिस्ट्री पद या एमएलए पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल डिस्कस 113 अमेंडमेंट पार्लियामेंट। इट प्रपोजेस टू चेंज आर्टिकल 75 and 164 स्टेट मिनिस्टर्स एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द बिल एम्स टू प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर है, ठीक है, एड्रेसिंग केसेस वेयर दे आर चार्ज विद सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंस किसी मिनिस्टर ने किया है तो उसके लिए किया गया ये, मतलब उसके लिए प्रावधान दिया गया।
However, amendment has triggered major opposition criticism due to concern misuse constitutional morality, violation of personal liberty. भाई ऑपोजिशन क्यों कर रहा है? मिनिस्टर तो होते हैं जो जीते हुए रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ऑपोजिशन क्यों कंसर्न दिखा रहा है इसमें? मतलब ऑपोजिशन को डर है कि जो हमारे स्टेट में मिनिस्टर्स हैं कहीं उसके ऊपर खतरा ना मंड रहा है, ठीक है। राहुल गांधी अगर बाय चांस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सीधारामैया ने कोई क्राइम किया तो ठीक है, उसके लिए फिर यह है प्रावधान है कि तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, सीधारामैया हो गया, ओके। तो ये बोल रहा है कि भाई तुम हमें टारगेट कर रहे हो, कांग्रेस बोले तो हमें टारगेट कर रहे हो। की प्रोविजंस 130 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड डिटेन कंटिन्यूसली फॉर 30 days फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और मोर। 30 दिन से ज़्यादा डिटेन है और ऐसा क्राइम किया है जिससे वो 5 साल से ज़्यादा। पहले का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसका सेक्शन 8 ही है ना, ये बोलता है कि अगर क्राइम करके 2 साल से ज़्यादा या फिर हेट स्पीच के ऊपर है कुछ, तो मतलब देखिए सेक्शन 8 वही बोलता है कि 2 साल से अधिक अगर डिटेन है, जेल में बंद है, तो अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो ये तो पहले से था। ही शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। If the minister custody continuously beyond 30 days, they automatically cease to be a minister from the 31st day. तो इसी की बात चल रही है, ठीक है। ये आर्टिकल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा है नहीं। डिस्क्रिशनरी अरेस्ट, द ऑपोजिशन फियर्स मिसयूज ऑफ द प्रोविजन एम्पावरिंग पुलिस एजेंसीज टू अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो ऑपोजिशन क्यों डर रहा है? यहाँ जो मिनिस्टर्स रहते हैं मेजरली कौन रहते हैं? रूलिंग पार्टी वाले। रूलिंग पार्टी ने बिल बनाया है, लेकिन इनको डर है कहीं कर्नाटका से अरेस्ट ना हो जाए, तेलंगाना से अरेस्ट ना हो जाए, ठीक है। राहुल गांधी को डर रहता है ये सब। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ प्रायर जुडिशियल अथॉरिटीज, दे कुड पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं। भाई अपने खिलाफ बिल क्यों लेके आएगा बीजेपी? डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस, लीव्स रूम फॉर सब्जेक्टिव। क्योंकि देखो मिनिस्टर तो मेजरली यही सब है ना, तो वो बिल जो लाया गया है ये न्यूट्रलिटी के लिए लाया गया है, ठीक है, नॉन पार्टिसनशिप में, मतलब सबके लिए लाया गया है। क्राइम तो कोई भी कर सकता है। बीजेपी में भी तो कौन नाम था वो जिसके ऊपर वीमेन के हरासमेंट का, जो स्पोर्ट्स वीमेन थी उनके हरासमेंट का केस आया था, है कि नहीं? कुड बी यूज टारगेट ऑपोजिशन मिनिस्टर बाय इनिशिएटिंग फॉल्स केसेस डिटेनिंग। तो ये सब झूठा है, ऑपोजिशन के पास दूसरा कुछ काम है नहीं, ठीक है यार। बीइंग ऑपोजिशन, आपने कभी देखा है कि यूके में जो शैडो गवर्नमेंट रहती है वो ये प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करती है, मतलब बाहर देश जाके। राहुल गांधी कैसे बाहर देश में जाके क्रिटिसाइज करता है कि आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गुड, ये वो इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो ही इज अ यूजलेस फेलो। कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी, मिनिस्टर्स होल्ड पब्लिक ट्रस्ट, प्रिजम्पशन इनोसेंस प्रिंसिपल आर्टिकल। तो ये वही सब दिया हुआ है। जब इसका बन जाएगा तो हम और ज़्यादा डिस्कस डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला बात करते हैं कि आज 10 साल हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट को। जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया था कि जो दुनिया में 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। 10 साल हो गया है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें कि लोगों ने क्या क्या डील लिया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये टेक्निक आजमाएंगे, ठीक है, मिटिगेशन एडेप्टेशन आजमाएंगे। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वॉज अडॉप्टेड एट द COP21, कहाँ पे? पेरिस में। कॉन्फ्रेंस पार्टीज विद द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। 10 years सिंस अडॉप्शन, 10 साल हो गया आज, ठीक है। तो डिस्पाइट गोइंग क्राइसिस, क्लाइमेट, एनर्जी ट्रांजिशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब तो है। तो पेरिस एग्रीमेंट रिमेन्स इफेक्टिव, रिलेवेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। तो पेरिस एग्रीमेंट अभी भी इफेक्टिव है, रिलेवेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट ऑन क्लाइमेट। पहले 2015 से पहले क्या होता था? 2015 से पहले हमारा गोल क्या था? हमारा गोल था कि 21st सेंचुरी तक जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है ये 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए।
लेकिन जब पेरिस एग्रीमेंट डील आया तब हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं 4.5% एवरेज इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, 4 to 5 डिग्री वार्मिंग बाय 2021। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है, कमिटमेंट प्रोजेक्शन हैज़ इम्प्रूव टू 2 डिग्री सेल्सियस, हालांकि यहाँ पे 2 ने 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस, while still above safe limit, shows multilateral cooperation work. Fairness and solidarity, Paris Agreement promote common but differentiated responsibility. इसका अर्थ क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड इनिशिएटिव, अर्थात यहाँ पे लेते हैं नाइजीरिया को ले, नाइजीरिया नहीं, ठीक है, नाइजीरिया को लेते, नाइजीरिया को लेते और यूएसए को लेते हैं। गोल एक ही है, गोल क्या है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, क्या है, कॉमन है, गोल कॉमन है, मैं तुम्हारा भी काम यही है ग्लोबल वार्मिंग कम करना। मैं हूँ नाइजीरिया, मेरा काम है ग्लोबल वार्मिंग कम करना, ये है इजिप्ट, इसका काम है, और ये है पाकिस्तान, इसका काम है। लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात मेरा इकोनॉमी, मैं नाइजीरिया हूँ, मेरा इकोनॉमी जीडीपी कम है तो मैं थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करूँगा, तुम यूएसए है, तुम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो, तुम्हारा जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तुम पाकिस्तान है, तुम टेररिज्म ख़त्म करो, वही तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इजिप्ट को बोल देंगे, इजिप्ट को बोलेंगे भाई एक काम करो, तुम भी अपने तरफ से कोशिश करो, तुम प्लांटिंग करो, तुम्हारा भी जीडीपी कम है तो तुम प्लांटिंग करो। देख रहे हो, गोल क्या है, कॉमन है, ग्लोबल वार्मिंग कम करना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मिटिगेशन में काम कर रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ये कर रहा है, मैं अडेप्टेशन करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वही है। मीनिंग रिचर कंट्रीज टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल पुअरर नेशन गेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। शिफ्ट इन ग्लोबल एनर्जी सिस्टम, 10 years एगो फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड ग्लोबल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल, कोयले से, पेट्रोलियम से सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाया जाता था 10 साल पहले। अभी नाउ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी आर कम्पिटिटिव एंड एक्सपांडिंग रैपिडली। अभी इंडिया का 49% होने जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है, जनरेशन, क्रिएटेड न्यू इंडस्ट्री, जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी तभी आया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है ये हमें यहीं से मिलता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिल के खोजा था, अभी इसमें 120 से ज़्यादा मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे दिखेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अ कोलिशन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी अडॉप्शन अक्रॉस ट्रॉपिकल कंट्रीज करंटली इंक्लूड्स 120 मेंबर नेशन, अभी 120 कंट्रीज हैं, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म कैन ईल्ड टैंजिबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो इसी के अलग अलग इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, और भी अलग अलग इनिशिएटिव है, ठीक है। पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से पावर सप्लाई करने का टारगेट है इसका। एक्सक्यूज मी गाइस, एक सेकेंड है। बिफोर पेरिस क्या था, 4 से 5 डिग्री प्रोजेक्टेड वार्मिंग था, अभी क्या है 2 से 3 नहीं यार, 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ठीक है। यूनिफाइड ग्लोबल प्लेटफॉर्म अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको लेके हर साल समिट होता है, ठीक है। और अभी डिस्कशन भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का 10 साल हो गया, प्लस जो अभी आने वाला है 9 से 10 जो नवंबर होने वाला है, इसमें बेलेम में ब्राज़ील में कोप 30 होगा। क्या होगा, कोप 30, ठीक है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंडिया का पेरिस एग्रीमेंट डील देखते हैं, ठीक है। बिलो 2 डिग्री कंपेयर टू इंडिया सबमिटेड इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन बाय 2015, मतलब कि हम इसमें काम करेंगे, वो अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। लेटर अपडेट टू एनहांस्ड एनडीसी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट, ठीक है। कोप 27 इजिप्ट में बात किया। नेक्स्ट एमिशन इंटेंसिटी, हमने क्या लिया था, पेरिस एग्रीमेंट टारगेट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमारा क्या था, 2015 में क्या लिया था, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी बाय
33 से 35 बाय 2005, मतलब फ्रॉम 2005, जितना 2005 में लेवल था उससे हम इतना कम करेंगे। लेकिन हमने इसको पार कर दिया, हम जीत गए, वी वॉन, एंड हमने अपने टारगेट को इंक्रीज कर दिया। अब 45 रिडक्शन करेंगे, 35 हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अभी करंटली ये 45 है ना, अभी हम 2 से 4 महीने में क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा 43% है इतना, ठीक है। हमने 43% अचीव कर लिया, 45 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ओके। बाय 2030, तो अभी 2025 चल रहा है, हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव 40% टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, 40% हमने अचीव कर लिया। अपग्रेडेड टू 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा अचीव होने वाला है, जस्ट अभी 49% या समथिंग अराउंड 48% हो चुका है, अभी और भी अचीव होने वाला है। कार्बन सिंक क्रिएटेड 2.5 बिलियन, ये 50% का टारगेट है, 40% तो हमने अचीव कर लिया था। अब ये मे भी ये हो सकता है 46 भी हो, ठीक है, ओके। इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट रिकवर, टारगेट रिटेन, मतलब यही वाला है 3 बिलियन टन, मतलब जो हमने 2015 में किया था हम वो भी, क्योंकि हमने इसको अचीव नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन टारगेट 2030 है, टारगेट 2030 है, लेकिन अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लेकिन हम फेल भी नहीं हुए हैं, फेल कैसे होंगे, 2030 तक हमें इतना अचीव करना है। ऑफकोर्स हो जाएगा डेफिनेटली बाय 2030। नेट जीरो गोल नॉट अनाउंस, 2015 में आया ही नहीं था नेट जीरो गोल। नेट जीरो गोल कब आया, COP 26 में ग्लासगो में आया था नेट जीरो। सभी कंट्रीज ने अपना अपना नेट जीरो एमिशन का टारगेट लिया, जैसे यूरोपियन यूनियन ने 2050 लिया, ठीक है। चाइना ने 2060 लिया, हाँ चाइना ने 2060 लिया, USA ने 2050 लिया, हमने 2070 लिया कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे। लाइफस्टाइल फॉर डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, लाइफ मिशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक्सपांडेड अंडर मिशन लाइफ ऑनगोइंग, अभी भी ये चल रहा है, ओके। नेशनल की क्लाइमेट पॉलिसी प्रोग्राम, नेशनल की क्लाइमेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, हमारा देखिए 2008 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हमने साइन किया था, ताकि हम अपने आप में फोकस करेंगे, क्या फोकस करें कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए। तो एक ये देखिए नेशनल सोलर मिशन 2030 तक, प्रमोट सोलर पावर, ठीक है। अभी हमारा 280 गीगावाट का टारगेट है, ठीक है। और हमने कहाँ तक अचीव कर लिया, समथिंग अराउंड 150 तक अचीव कर लिया हमने, कि आई थिंक 170 है ना, 170 है शायद से, ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है हमारा टारगेट। सोलर एनर्जी कैपेसिटी आया था विंड, नहीं यार ये डेटा गलत है, हम 107 है शायद से, 107 गीगावाट, ठीक है, 107 गीगावाट, ये डेटा गलत है, ओके, ये सही है, 107 गीगावाट है, ओके। टारगेट कितना है, 280। नेशनल मिशन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, इम्प्रूव एनर्जी इंटेंसिटी, नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन बिल्डिंग वेस्ट, नेशनल वाटर मिशन, इम्प्रूव वाटर एफिशिएंसी, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपको यूपीएससी मेंस में आ सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि क्या हम अपना जो गोल है उसको सही से अचीव कर रहे हैं, या हम गलत डायरेक्शन में तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हाँ, क्या हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा देखते हैं इसके तहत। देखिए 2009 में हमारा, जैसे हमने कुछ बाउंड्रीज लिए थे, ठीक है, कि हमें इन बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं करना है। बाउंड्री इन द सेंस लिया था कि हमें ओवर प्लास्टिक नहीं प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो भी ब्रीच हो गया। हमें जो ग्लोबल वार्मिंग कम करना है वो भी ब्रीच हुआ। तो क्या क्या लिया था, नोवेल एंटिटीज, ये ब्रीच नहीं हुआ है, नोवेल एंटिटीज हमने ब्रीच नहीं किया। हमने क्लाइमेट चेंज को ब्रीच कर दिया, मतलब गर्मी बढ़ गई, ठीक है। हमने बायोस्फीयर इंटेग्रिटी को ब्रीच कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्रीच कर दिया। लैंड सिस्टम को हमने ब्रीच नहीं किया। फ्रेश वाटर यूज़ को हमने ब्रीच नहीं किया। अगर फ्रेश वाटर यूज़ को ब्रीच कर देते तो अभी हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं रहा, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत जो है ना, हमने इसको ब्रीच नहीं किया। बायो जियो केमिकल फ्लोस, हमने इसको ब्रीच कर दिया, पार्शली इसको कर दिया। कुछ आवाज़ आ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन को भी हमें ब्रीच नहीं किया। अगर ओशन एसिडिफाई हो जाएगा तो हमारे पास मतलब
फिशेस भी नहीं रहेंगे यार, समुद्र में फिश भी नहीं रहेंगे। एटमॉस्फेयर एरोसोल लोडिंग, ये बिल्कुल हमने ब्रीच नहीं किया। अगर ये कर दिया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमने कुछ कुछ ब्रीच कर दिया। ओके, अभी 2023 में क्या है, 2023 में हमने बहुत ब्रीच कर दिया। बायोजियो केमिकल ब्रीच कर लिया हमने। क्या ब्रीच नहीं किया, ओशन एसिडिफिकेशन नहीं किया, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग नहीं किया है, और स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, ये तीनों हमने ब्रीच नहीं किया। बाकी हमने सब ब्रीच कर दिया। हमने फ्रेश वाटर को भी ब्रीच कर दिया है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट फ्रेश वाटर को भी ब्रीच कर दिया है। ओके, तो ये है, आप इसको देख सकते हो मेंस में एग्जाम लिखने में, मेंस का एग्जाम लिखने में ये इजी पड़ेगा। तो ये विंड एनर्जी 46 गीगावाट टारगेट, 46 विंड एनर्जी 46 नहीं 49 है। ये डेटा पुराना है क्या, फरवरी का होगा, ये फरवरी का डेटा होगा, ठीक है। हाइड्रो पावर 47 ही है। बायो एनर्जी 12 ही है, 12 गीगावाट ही है, ठीक है। टोटल ये नहीं, टोटल हमारा 200 समथिंग 208 के आसपास है। ओके, तो हमने इतना कर लिया है। ओके, क्लाइमेट फाइनेंस इंटरनेशनल, अब यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, किसने फॉर्म किया था। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च पीएम मोदी 2019 में। मेक इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट टू क्लाइमेट डिजास्टर, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें। जैसे ग्रीन बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, जो बिल्डिंगें होती हैं उसको व्हाइट कलर से मेजरली हो सके तो पेंट किया करो, क्योंकि व्हाइट कलर क्या करता है, जो सोलर इंसोलेशन होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा। अगर ब्लैक कलर का तो वो एब्जॉर्ब कर देगा, मतलब गर्मी बढ़ा देगा। आप अगर ब्लैक टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो और धूप है तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, वहीं अगर आप व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के निकलते हो तो आपको गर्मी बहुत कम लगेगी, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंडिया एक्टिवली एक्सेस फंड फॉर मिटिगेशन एडेप्टेशन प्रोजेक्ट, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। लाइफ मिशन हमने बात किया, प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, नेट जीरो हमने बात कर लिया, कब का टारगेट है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली बाय 2030, 30% ईवी बाय 2030, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45%। ओके, ये सब हमने बात कर लिया है। हाँ, अब नॉर्वे से नेक्स्ट आर्टिकल हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और नॉर्वे का मैरीटाइम कैसा है। इसके साथ ही हम अपना मैरीटाइम जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन भी देखेंगे फोजार्ड्स के ऊपर, यूपीएससी ने 2023 में पूछा था फोजार्ड्स के ऊपर, ठीक है। थोड़ा देखते हैं। तो कोलैबोरेशन बिल्ड्स इंडियन नॉर्वे ओशन डायलॉग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली ये बात हो रही है कि इंडिया एफ्टा पता ना, एफ्टा में कौन कौन है, एफ्टा में स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, लिंचेस्टेनिया है, भाई बड़ा मतलब खतरनाक स्पेलिंग है, लिंचेस्टेनिया, आप इसी से याद रखो, मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही उसकी, ठीक है। और कौन है, स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक है। ये है किसका, एफ्टा का, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफ्टा इसके मेंबर है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन अक्टूबर 1, 2025 हैज स्ट्रेंथ बायलैटरल ट्रेड मैरीटाइम टाइज। नॉर्वे हैज सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एक्सपीरियंस, अ लीडर इन शिप बिल्डिंग, ग्रीन फ्यूल्स, डिजिटल शिपिंग, ऑटोनॉमस वेसल टेक्नोलॉजी। मैरीटाइम में जो है ना, नॉर्वे भी कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छा है इसका ये मैरीटाइम में पकड़ है, क्योंकि इसका जो कोस्ट लाइन है बहुत ज़्यादा है। इंडिया जितना बड़ा नहीं है, छोटा कंट्री नॉर्वे। आप देखो ये है नॉर्वे, इसका कोस्ट लाइन देखो, ठीक है। और ये सब जो दिख रहा है आपको, ये फोजार्ड्स है, ये क्या है, ये फोजार्ड्स है, ओके। तो यहाँ पे बात करें कि कैसे इंडिया इज एमर्जिंग मैरीटाइम पावर विद अ मेजर शिपयार्ड पोर्ट्स ग्रोइंग फोकस सस्टेनेबल शिपिंग। तो यहाँ बात हो रहा है कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलके मैरीटाइम में, ग्रीन मैरीटाइम एनर्जी में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। हैज़ अ रोबस्ट मैरीटाइम इकोसिस्टम, शिप डिज़ाइनर्स, शिपयार्ड्स, शिपिंग कंपनी, जैसे जो हमारे आजकल शिप है, सबमरीन है, उनको कैसे ग्रीन एनर्जी मतलब ग्रीन मैरीटाइम ये से बनाए, सोलार से या फिर न्यूक्लियर से, ये सब बनाने की बात है। मैरीटाइम मरीन टेक्नोलॉजी इनोवेटर, अ फास्ट ग्रोइंग मैरीटाइम हब विद इंक्रीजिंग डिजिटल ग्रीन शिपिंग कैपेबिलिटी, स्किल्ड वर्कफोर्स, शिपयार्ड्स, तो मतलब चीप लेबर्स ये सब भी आएंगे तो
डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टुगेदर दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप, नॉर्वे कंट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंडिया कंट्रीब्यूट स्केल, वर्कफोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्वे के बारे में बात करेंगे कि नॉर्वे, क्योंकि देखिए नॉर्वे ने अभी बात किया कि एक काम करते हैं, इंडिया और नॉर्वे को साथ आना चाहिए, साथ आके मिलके ग्रीन मैरीटाइम पे काम करना चाहिए। नॉर्वे के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्या है, स्केल है, मतलब लार्ज कोस्ट लाइन है, ओके, वर्क फोर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की, तो इसी के साथ हम जो नॉर्वे है उसके बारे में देख लेते थोड़ा कि नॉर्वे का एनर्जी सिस्टम कैसा है, वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। नॉर्वे 98% जो है ना ग्रीन एनर्जी पे काम करता है। अभी तक हम कहाँ पे हैं, हम 40% पे है जो ग्रीन एनर्जी, नॉर्वे 98% पे है। कैन यू बिलीव 98%। तो वही बात करेंगे, 98% नॉर्वे इलेक्ट्रिसिटी जो है कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, प्राइमरीली हाइड्रो पावर। तो देख रहे हो मरीन पावर में जो ये है उस पर कितना पावरफुल है, हाइड्रो पावर में कितना पावरफुल है नॉर्वे। वहाँ पे बहुत से ये हैं जो फोजार्ड्स है, नदी है, उससे वो एनर्जी बनाता है। और डेफिनेटली अगर बताओ 98% है ना, तो वहाँ का एनर्जी नीड भी कम है। वहाँ का आबादी कितना है, यहाँ पे 150 करोड़ का आबादी, वहाँ पे हार्डली, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ की आबादी कितनी है, चेक कर लेते हैं। नॉर्वे पॉपुलेशन, नॉर्वे की बात हो रही है, 5.6 मिलियन यार, 56 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। देखो 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे दिल्ली की आबादी 4 करोड़ है, ठीक है, हमारे दिल्ली की आबादी 4 करोड़ है, नॉर्वे की आबादी 56 लाख है। तो उनके लिए 98% का एनर्जी जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी है, नेट जीरो एमिशन बाय 2050 एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन लो कार्बन इकोनॉमी। तो देखिए, लेकिन हाँ नॉर्वे क्या है ना, अब मेजरली वहाँ पे बूढ़े लोग आते हैं, ठीक है। अगर उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आप देखो तो वह वहाँ पे जो एवरेज एज है, तो अभी उसको भी चाहिए इंडियंस का साथ। इंडियंस अभी क्या, बहुत से अभी इंडियंस 33 के एज के नीचे हैं, 33 एज के नीचे, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। हाइड्रो पावर डोमिनेंस कहाँ पे, 140 टेराहर्ट्ज पावर एनुअली मीटिंग ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर में मतलब नॉर्वे बॉस है, फोकस ओनली अपग्रेडिंग ओल्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल। ऑफशोर विंड में कितना है, 30 गीगावाट प्रोड्यूस करता है ऑफशोर विंड एंड ऑनशोर विंड। हाई विंड टैंपेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग ऑफशोर विंड फार्म, प्रोवाइड नॉर्मस नॉर्थ सी ऑयल प्लेटफॉर्म। उtsira नॉड floating turbines and Sorlig nodes bottom fixed turbines. The goal is to export electricity to EU and replace fossil based generation. ये इलेक्ट्रिसिटी बेचता भी है, ठीक है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये तो हमने डिस्कस किया था। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2020, इंडस्ट्रियल सोर्स स्टोर्स बेनीथ, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात किया। नॉर्वे हाईएस्ट शेयर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल इन द वर्ल्ड, ओवर 90% न्यू कार सोल्ड 2024 वेयर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड नॉर्वे में, ठीक है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी, रिन्यूएबल पावर, ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम, प्रमोट हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। तो ये सब हमने बात कर लिया। चाइना ने हमारे लिए, अब देखिए इसको मैं सिंपल में समझाता हूँ। चाइना ने इंडिया के ऊपर WTO में कंप्लेन किया PLI स्कीम को लेकर, किसको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। और स्पेसिफिकली मैं इस आर्टिकल का पूरा सारांश दे रहा हूँ, समझिए स्पेसिफिकली किसके ऊपर, ये PLI स्कीम आपको पता ही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अगर मैं किसी भी कंपनी को बोल रहा हूँ कि आप EV बैटरी पे काम करो, ठीक है, वो बोल रहा है सर मैं, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है, बोले तुम काम तो करो, मैं तुम्हारे टैक्सेस कम कर दूंगा, तुम्हें इंटेंसिव इंसेंटिव भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, तुम काम करो। ये होता है PLI स्कीम, ठीक है। तो WTO ने बेसिकली किसके ऊपर, एडवांस केमिस्ट्री सेल, जो चाइना ने कंप्लेन किया है, एडवांस केमिस्ट्री सेल पे कंप्लेन किया है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स पे किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे किया है, ठीक है। तो ये है उसका कुछ एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रिम्स एग्रीमेंट, इसके तहत कंप्लेन किया है। अभी बेसिकली टाइम ज़्यादा हो गया, समथिंग अराउंड 120 मिनट्स हो गया, ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट, तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ओके।
बट कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कार्गो मूवमेंट इंक्रीज बाय 700% इनलैंड वाटरवेज। अब मैसिव जंप अंडरस्कोर्स द सक्सेस इनिशिएटिव लाइक सागरमाला जलमार्ग प्रोजेक्ट, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज के बारे में देख लीजिए, इनलैंड वाटरवेज पोर्ट, क्योंकि देखिए अभी हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर हैज सीन हिस्टोरिक प्रोग्रेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस 2.2 लाख करोड़ शिप बिल्डिंग सेक्टर एट मरीन लीडर कॉन्क्लेव, ठीक है। इंडिया रिप्रेजेंट ऑटोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ ही सेज। तो ये सब वही है, ग्लोबल ट्रेड रोल में इंडिया अपना मैरीटाइम पकड़ कैसे बना रहा है उसकी बात की जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सेक्टर, हमारा 7517 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये देखिए कोस्ट लाइन है हमारा, और ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 95% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% वैल्यू, ठीक है। इतना पैसे का 70% जो हमें इनकम आता है ये हमें सी रूट से ही आता है। मैरीटाइम सेक्टर बैकबोन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, लॉजिस्टिक, एनर्जी सपोर्ट, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। मैरीटाइम विजन ऑफ इंडिया क्या है? मार्च 2021 में आया था ब्लू प्रिंट फॉर इंडिया मैरीटाइम सेक्टर। 33 मिलियन टन्स पर एनम का हमारा ट्रेड होना चाहिए। रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम लेस देन 1 डे, एक दिन में इतना हमारा गुड्स जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गोल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। मेजर पोर्ट्स कितना हमारे पास 12 है, अब देख लो कांदला, मुंबई, JNPT, मुर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है। टॉप मेजर पोर्ट्स दीनदयाल, JNPT, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर। 111 नेशनल वाटरवेज नोटिफाइड फॉर कार्गो एंड पैसेंजर। शिप बिल्डिंग, ठीक है, आप ये सब देख सकते हो। इजराइल सीज फायर इज बैक, एयर स्ट्राइक। इसराइल ने 104 लोगों को मतलब किया, उसके बाद बोला ठीक है आप सीज फायर करो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद। नहीं यार, ये तो हमारा ये है, आगे और भी। हाँ, 132 किल इन रियो, पुलिस क्रैकडाउन ऑन ड्रग गैंग सेज पब्लिक डिफेंडर। ये थोड़ा मैप देख लीजिएगा, ठीक है, मैप के लिए मैं ये लगाया हूँ। डेवलपिंग नेशन नीड 12 टाइम्स मोर फंड फाइट क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। इस वाले आर्टिकल को मैंने वहीं पे डिस्कस कर दिया जब हमने पेरिस डील देखा था, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज को डेफिनेटली और पैसे चाहिए, तो मे भी हो सकता है इस आर्टिकल को मैं कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ओके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।